नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड में। ठीक है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अब रिवीजन का ही टाइम बचा हुआ है क्योंकि आपका एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है और एग्जाम भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर 29 रहने वाली है, 29वीं क्लास रहने वाली है। 28 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जाके एक बार चेक कर लेना, शुरुआत से वीडियोस देख लेना। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 12 प्रश्न आते हैं, 12 से 13 प्रश्न। और ये अब फिक्स है, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ पीवाईक्यू अगर कर लिया है अच्छे से, तो ये 12-13 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा देखेंगे और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ा देखते हैं। तो हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखा था अच्छे से डिटेल में, क्या क्या हुआ था, निष्कर्ष क्या निकला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखा था, किसने पार्टिसिपेट किया था, जिसने पार्टिसिपेट किया था तो कैसे गए थे, सब कुछ देख लिया था। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखा था हम लोगों ने, ये रहा तीसरा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि 1935 एक्ट के रूप में कैसे अस्तित्व में आया था, ये डिटेल। ठीक है, फिर 1935 का जो एक्ट था इसको हम लोग बाद में डिटेल में अलग से भी देखने वाले हैं। ठीक, अब देखने वाले हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सेकंड नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैसे क्या स्थापना हुई, सॉरी कैसे क्या शुरुआत हुई इसकी। ठीक, तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे क्या हुआ? तो देखिए, इस समय अगर मैं गवर्नर जनरल की बात करूं, गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है ना, लॉर्ड वेलिंगटन। अब हो क्या रहा है कि लॉर्ड वेलिंगटन जो क्रांतिकारी हैं भारत के, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के तमाम क्रांतिकारी हो, या देसी नॉर्मल किसान हो, जो भी क्रांतिकारी जो भी आंदोलन करना चाह रहे, तो आंदोलन का मौका नहीं देना चाहता था। ये कौन? वेलिंगटन। ये क्या क्या करता था? ये आंदोलन का मौका नहीं देना चाहता था। लेकिन आंदोलन तो करना ही करना था, बिना आंदोलन के तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आंदोलन हुआ कैसे, क्या हुआ, क्या डिटेल हुई? तो एक घटना होती है 24 दिसंबर 1931 को। सीमांत गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, 26 दिसंबर 1931 को पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो जाते हैं। तो दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक है सीमांत गांधी और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? डेट इंपॉर्टेंट है यहां पे, 1 जनवरी, क्योंकि दिसंबर में गिरफ्तारी हुए हैं। तो 1 जनवरी 1932, 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन की शुरुआत जैसे ही आंदोलन शुरू होता है, किसकी? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप 1930 बताओगे, लेकिन पूछा जाए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1 जनवरी 1932। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जनता का काफी समर्थन मिलता है यहाँ पे। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर लाखों लोग धरना देते हैं, शराब की दुकानों पर धरना देते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध काफी लोग खड़े उठते हैं, यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। तो क्षेत्रीय आंदोलन काफी शुरू होते हैं।
नमक कानून तोड़ा जाता है, आबकारी कर, वन कानून से भी तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जब इतना आंदोलन शुरुआत हुई तो क्या सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो सरकार ने क्या किया? अगर आंदोलन शुरू हुआ तो सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई? आंदोलन के विरुद्ध क्या किया आंदोलन रोकने के लिए सरकार ने, मतलब अंग्रेज सरकार ने? तो देखिए अंग्रेज सरकार ने क्या क्या किया, तो मैं यहां बताता हूं। सरकार ने दमन का सहारा लिया। मार्शल लॉ लागू किया। सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, ऐसे लिख दें, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। और क्या किया भाई? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा, गिरफ्तारियां भी की। भारी मात्रा में गिरफ्तारियां की। भारी मात्रा का मतलब 80,000 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया। 80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी दौरान 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? यरवदा जेल। किस जेल में भेजा गया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यरवदा जेल में भेज दिया गया। अब हुआ ये कि यहां पे आप देख रहे हो 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बावजूद यहां पे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। ठीक है ना, जैसे पहले में बहुत पूरा देश आ गया था, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, और ऊपर से 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन मार गए लोग। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, मेन जो लीडर थे, तो और डाउन मार गए। इसी वजह से क्या हुआ, मई 1933 के करीब इस आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यहीं पे लिख दें कि ऐसा लिख दें कि सरकारी दमन के कारण उत्साह में कमी आई। अंततः मई 1933 में इस आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए यहां पे क्या है, स्थगित किया गया, यहां समाप्त नहीं किया गया है। बाप से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये बताइए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब किया गया? तो मई 1933 में 12 सप्ताह के लिए। लेकिन आंदोलन वापस कब ले लिया गांधी जी ने, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। मई 1933 में स्थगित कर दिया, अगस्त 1933 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में चलाया, मतलब इसी आंदोलन को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में चलाया। लेकिन
भागीदारी की कमी थी, मतलब जो भी लोगों थे उनकी बहुत कमी थी। इसी वजह से 1 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस कब लिया, तो 1 अप्रैल 1934 को। स्थगित कब किया, तो मई 1933 को, 12 सप्ताह के लिए। गांधी जी को यरवदा जेल कब भेजा गया, तो 4 जनवरी 1932 को, ठीक है। एक एक डेट यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने गांधी जी को असफल राजनेता घोषित किया, ठीक है। तो जब आंदोलन वापस ले लिया तो जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप असफल राजनेता हैं, ठीक, ध्यान रखना इसके बारे में। अब आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। आगे अब देखते हैं कि सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड, ठीक, ये भी एक अलग सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। अब ये क्या चीज है, पहली बात तो इसकी घोषणा क्या हुई, क्यों, किसने की, तो ब्रिटिश सरकार ने। 16 अगस्त, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932 को भारत में विभाजन की राजनीति करते हुए इस पंचांग की घोषणा की। पहली बात तो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल ना पूछेगा, या पूछ लेगा, केवल मिलान करने को आ जाएगा कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई, तो 16 अगस्त 1932, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। लेकिन ये था क्या, तो ये विभाजन की राजनीति, देख रहे हो, विभाजन की राजनीति, विभाजन का मतलब है बंटवारा, दलितों का बंटवारा, अल्पसंख्यक वर्ग मानकर उनको अलग कर दिया जाए। ये ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि उनको, ब्रिटिश सरकार क्या कह रही थी कि ऐसा है, जो भी दलित है इनको अलग से अधिकार मिले, इनको अलग से अधिकार दिया जाए, इनको अलग से पावर दी जाए, इसी वजह से इनको अलग कर दिया जाए। जब सब कुछ ही अलग करना है तो इनको अलग कर दिया जाए, इनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली भी अलग की जाए, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ये तो चाह ही रहे थे कि दलितों को ज़्यादा अधिकार मिले, तो बी आर अम्बेडकर ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे कि दलितों को अलग कर दोगे तो जो अस्पृश्यता चल रही है वो एक अलग ही लेवल पे लागू रहेगी, कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि अस्पृश्यता का मतलब है कि ये दलित अलग हैं, और जब दलित अलग ही हो जाएंगे तो अस्पृश्यता चलती रहेगी, समाप्त तो होगी नहीं। ये गांधी जी का सोचना था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इनका काफी विरोध किया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए नहीं होगी। देखिए बी आर अम्बेडकर कह रहे थे होगी, तो इसमें कैसे क्या होता है देखते हैं आगे। तो देखिए जब यहां इस पंचांग की घोषणा की, जिसमें पूरा लिख दें कि जिसमें दलितों को पृथक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर इन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली से चुनाव का 71 प्रांतीय परिषद सीटों पर अधिकार दिया जाए।
या अधिकार दिया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एक लाइन में कि सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड क्या था, एक विभाजन की योजना थी। दलितों को अलग करना चाहते थे। कैसे करेंगे? इनको पृथक निर्वाचन दे दो, 71 प्रांतीय परिषद सीटें दे दो इनको। किसको? दलितों को। ऑलरेडी अलग हो जाएंगे। ठीक, प्रांतीय परिषदों की सीटें भी दुगनी कर दी। प्रांतीय परिषदों की सीटें दुगनी की गई। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। इसमें महिलाओं को 3% आरक्षण दिया। कितना परसेंट इसमें दिया? 3% आरक्षण दिया। ठीक है, तो यहां पे अब अंततः बात करें कि कांग्रेस ने भाई यहां पे आरक्षण की भी बात थी तो ये थोड़ा अच्छा था। तो कांग्रेस ने ना तो इसे किसे कम्युनल अवार्ड को ना तो इसे स्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया। ना तो स्वीकार किया और ना तो अस्वीकार किया। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि यार देखो, अलग कर दोगे अगर दलितों को तो अस्पृश्यता जो चल रही है वो चलती रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। इस वजह से दलितों को अलग ना किया जाए, जबकि जो सीटें हैं उसी में से ही इनको आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण सबसे बेहतर क्या दे दिया जाए? आरक्षण दे दिया जाए। मतलब जो पृथक निर्वाचन प्रणाली उनके लिए कर रहे हो अलग से, वो ना किया जाए, आरक्षण दे दिया जाए। भाई मुस्लिम पृथक के चक्कर में ही अब बिल्कुल ही पृथक हो गए। मेरी बात समझिए। और दलित भी इसी टाइप से हो जाएंगे। इसी वजह से आरक्षण दे दो, सबसे बेटर है। पृथक निर्वाचन प्रणाली उनके लिए ना करो। लेकिन बी आर अम्बेडकर ये मानने वाले नहीं थे। बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे थे? उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको अलग से ही अधिकार मिलना चाहिए। मेरी बात समझे? तो मैं यहां एक लाइन में लिखूंगा केवल, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा यह भारतीय एकता को तोड़ने का प्रयत्न है। पृथक निर्वाचन से दलित वर्ग हमेशा के लिए अस्पृश्य वर्ग बना रहेगा। जैसे ही हम अगर पृथक निर्वाचन कर दिया दलितों के लिए, तो अस्पृश्यता जो चल रही है वो हमेशा के लिए एक लागू हो जाएगी एक तरीके से। और हमें इसे लागू नहीं करना, हमें इसे समाप्त करना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो गांधी जी का ये मत था, जबकि बी आर अम्बेडकर नहीं मान रहे थे। बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे थे? नहीं, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों के हित में है, दलितों के लिए बेहतर है। और गांधी जी विरोध कर रहे थे। तो अब क्या होगा? जब गांधी जी विरोध कर रहे हैं, बी आर अम्बेडकर समझौता कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो होगा पूना समझौता। भाई गांधी जी विरोध कर रहे थे और बी आर अम्बेडकर समर्थन कर रहे थे, तो दोनों नहीं मान रहे हैं, तो भाई पूना समझौता होगा, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कब होता है ये? 24 सितंबर 1932। गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, 5 मार्च 1931। अब पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, 24 सितंबर 1932। आपको डेट दोनों याद रखनी है। किसके मध्य हो रहा है ये? गांधी जी वर्सेस अंबेडकर जी। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य ये पूना पैक्ट होता है। अब इस पूना पैक्ट में क्या क्या होता है ये समझना है आपको। ठीक है, देखते हैं। तो समझने हुआ क्या था इसमें, मैं काफी डिटेल नहीं चलूंगा इसमें, मेन मेन मुद्दे की बात करेंगे। देखिए, गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचांग का विरोध किया ही था। हिंदू समाज में फूट डालने का प्रयत्न हो रहा है ऐसा बताया था। 1932 को ही नर्मदा जेल में ही थे गांधी जी, और गांधी जी जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया।
तो बड़ी सभाएं भी हुई, प्रार्थनाएं भी हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय एकता के लिए बलिदान बताया, ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, ठीक है। एक पॉइंट लिखूंगा मैं कि मदन मोहन मालवीय, क्योंकि ये समझौता ऐसे नहीं हो गया। मदन मोहन मालवीय और एमसी राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? गांधी जी अंबेडकर के मध्य। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। किसके मध्यस्थता से हुआ? तो मदन मोहन मालवीय और एमसी राजगोपालाचारी। अब क्या हुआ ये समझना है। देखिए, गांधी जी चाह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली ना हो, अंबेडकर चाह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली हो। तो जो पृथक, इस पर हुआ क्या कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो राष्ट्रीय पंचांग आया था, इस पे दलितों को 71 सीटें प्रोवाइड की गई थी। तो 71 सीटों के स्थान पर सामान्य सीटों में, जो जनरल सीटें हैं, सामान्य सीटों में 147 सीट प्रांतीय परिषद में दलितों को आवंटित की गई। क्या हुआ? गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली से 71 मिल रही है, हम आपको सामान्य सीटों में 147 सीट केवल दलितों को देते हैं। समझ रहे हो? जस्ट डबल कर दिया कि हम आपको 147 सीटें प्रांतीय परिषदों में आवंटित करते हैं। ये आपको याद रखना है कि कितनी सीटें मिली थी। 147 सीटों के बात की गई थी पूना पैक्ट में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार में 18% विधायी सीटें दलितों को दी गई। प्रांतीय परिषद में 147 और केंद्र सरकार में 18% विधायी सीटें दी गई, ठीक है। सिविल सेवाओं में दलितों को आरक्षण भी दिया गया, आरक्षण दिया गया। तो ये सब जब पूना पैक्ट में हुआ तो बी आर अम्बेडकर ने कहा हाँ चलो ठीक है, अब ठीक है। तो 71 सीटों की जगह 147 सीटें प्रांतीय परिषद में और 18% विधायी सीटें सिविल सेवाओं में भी आरक्षण, ठीक है। जब ये सबको हुआ तो गांधी जी ने फिर कहा कि अब ऐसा है कि और हम देना चाहते हैं, तो अब हरिजन संपर्क अभियान चलाया, ठीक है ना, हरिजन संपर्क अभियान। अब ये क्या चीज है? ये क्या चीज था? गांधी जी का हरिजन संपर्क अभियान। अब गांधी जी ने ये संपर्क अभियान कैसे क्या चलाया, इसको समझना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। देखो, गांधी जी यरवदा जेल में है और यरवदा जेल में रहते हुए ही अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, ठीक है। तो गांधी जी ने सितंबर 1932 में, मेरे शब्दों को भी सुनना है और जो लिख रहा हूं उसको भी देखना है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका गठन किया। और इसी को क्या कहा जाता है? हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, इसको ये भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत करती
1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका चलाया, हरिजन पत्रिका प्रारंभ किया। दलितों को हरिजन कहकर बुलाया। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं अगस्त 1933 में दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया। कौन? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, मैं केवल इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। मई में सॉरी मई बोल रहा हूं, अगस्त में ही, अगस्त 1933 में, अब गांधी जी जेल में थे तो गांधी जी अब रिहा हुए, यरवदा जेल से रिहा हुए। रिहा होते ही कहां गए? वर्धा आश्रम गए। वर्धा आश्रम, वर्धा आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्धा आश्रम गए। वर्धा आश्रम जाते ही यहां पे अपने साथियों को इकट्ठा किया और हरिजन संपर्क अभियान चलाया। यहीं से हरिजन संपर्क अभियान की शुरू किया। गांधी जी का क्या था कि गांधी जी किसी भी कीमत पर जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त करना चाहते थे, और वो एक ही तरीका है समाप्त होने का कि हम जब प्रयास करें लगातार तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमने गांधी अंबेडकर को भी वादा किया है भाई, ये भी तो है। तो गांधी जी निकले अभियान पे। लगभग अभियान के दौरान 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। यह आपसे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना? कितना? 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। क्या करते थे? तो हरिजन के पास जाते थे, दलितों के पास जाते थे, वहां खाना खाते थे, मिलते जुलते थे। काफी धन इकट्ठा किया इन्होंने एक चंदे के रूप में, और उसको दलितों के कार्य के ही रूप में लगा दिया। गांधी जी ने उपवास भी किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी गुट, मैं एक पॉइंट लिखूं पहले उसके बाद बताते हैं। तो राष्ट्रवादी गुट दलितों के प्रति भावुक हुए। मतलब जो राष्ट्रवादी थे, कट्टर राष्ट्रवादी, दलितों के प्रति भावुक भी हुए। उन्होंने भी कहा कि हाँ, दलितों को काफी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो कट्टरपंथी थे, इन्होंने गांधी जी को मारने का प्रयास भी किया। गांधी जी को मारने का प्रयास भी किया। ठीक है, तो कई लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ दलितों के प्रति, लेकिन कई लोग जो कट्टरवादी थे वो नहीं बदले। कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि दलितों को बहुत अधिकार मिले। तो होता क्या है, आपने सुना होगा, दलितों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो वही हुआ, गांधी जी ने एक, ऐसा लिख दें, गांधी जी ने कांग्रेस सदस्यों के द्वारा असेंबली में, यहां पर लिख दो जी, गवर्नर जनरल की असेंबली में क्या किया? गवर्नर जनरल की असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक प्रस्तुत किया कि भाई दलितों को मंदिर में प्रवेश भी दिया जाए, लेकिन अंग्रेज थोड़ी ना चाहते हैं भला, तो लेकिन कट्टरपंथियों का साथ देते हुए अंग्रेजों ने इस विधेयक को, इसे नामंजूर कर दिया। नामंजूर
कर दिया, तो ये लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, तो गांधी जी ने काफी प्रयास किया अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, दलितों के हित के लिए। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ या हरिजन संपर्क अभियान के दौरान कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो 20,000 किलोमीटर। कई बार आ चुका है एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जामों में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, मैं केवल फैक्ट ही लिखवा रहा हूं आपको, जो कि आर विशेष पर पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सब हुआ। अब आगे चलते हैं, और अब आगे हमें क्या देखना है? अब देखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम कैसे आया? हालांकि मैं इसके बारे में पीछे कुछ लिखवा चुका हूं कि श्वेत पत्र के माध्यम से लॉर्ड लिंगलिथ गो समिति ने श्वेत पत्र के कुछ बिंदुओं को उठाया और उस बिंदुओं को पारित करवाया और उसे भारत शासन अधिनियम 1935 कह दिया गया। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है, इसी से संविधान में बहुत सारे लिए गए हैं अधिकार। ठीक है, वर्तमान का जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार था कि नहीं था? नहीं था तो क्यों नहीं था? सबसे बड़ा अधिनियम क्यों कहा जाता है इसको? ठीक है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो और इससे बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हुई हैं, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो उसको सब हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। तो अगला जो वीडियो रहने वाला है तो पूरा का पूरा 1935 भारत शासन अधिनियम के फैक्ट पे ही रहेगा। ठीक है ना, और अब यहां से 1935 आपका आ गया, 36, 37, 38, फिर वो लखनऊ, फैजपुरा, हरिपुरा, त्रिपुरी, ये सब अधिवेशन आएंगे। और उसके बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, वेवेली योजना, ये सब आएगा। और उसके बाद हमें मिल जाएगी आज़ादी। ठीक है ना, अब जो पार्ट है वो ज़्यादातर पार्ट पॉलिटी का रहने वाला है। यहाँ से आपका पॉलिटी में भी काम आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है, तो दोनों को लेते हुए हम लोग डिटेल में ही चलेंगे, ताकि पॉलिटी में भी कोई दिक्कत ना हो, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।